स्वागत है मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का। अपने YouTube चैनल में हम निरंतर है वो अपनी कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम आपके लिए निरंतर कक्षाओं का जो अध्ययन करवा रहे हैं, तो आप भी है वो हमारी कक्षाओं का निरंतर ही अध्ययन करें। और वीडियो के अंत में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, जिससे हमें पता चल सके भी हम किस प्रकार है वो आपके लिए बेहतर से बेहतर विषय से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी आपके लिए लेकर आएँ। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हिंदी की सामान्य व्याकरण है वो महत्वपूर्ण है ही। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा है वो अपने मित्र दोस्तों को है वो ज़रूर हमारी जो कक्षाएं हैं जो हम इस मंच से संचालन करें, आप ज़रूर भेजिए। और अब हम बात करते हैं अपने हिंदी सामान्य व्याकरण के अंतर्गत जो हम काव्य का जो रूप है, परिभाषा है, अर्थ है, उसके अंग है, भेद हैं, तो उनको हमने पढ़ लिया। कल हमारा जो पढ़ाया गया जो वीडियो में मतलब अपनी कक्षा में उसके बारे में बताया गया था कि काव्य के गुण कितने होते हैं। तो विभिन्न विद्वानों के बारे में मतभेद थे, वो हमने अध्ययन किया था। उनके बाद में अंतिम समय में जब जो विद्वानों ने समाहार करके जो 3 गुण बताए थे, वो गुण कौन से थे, उनके बारे में आज हम अपने कक्षा में चर्चा करेंगे। तो काव्य गुणों के प्रकार है वो कितने माने गए हैं? प्रमुखतः 3 माने गए हैं। तो जिसमें पहला गुण है माधुर्य। माधुर्य जो शब्द है ये भाववाचक शब्द है, लेकिन जब हम इसके लक्षण पढ़ते हैं तो माधुर्य गुण का सीधा संबंध मधुरता से जुड़ा है। अर्थात माधुर्य का अर्थ ही है मधुरता से जुड़ा हुआ, यानी रचना को पढ़कर मन आनंद उल्लास से भर जाए। जिस रचना को पढ़ते ही हमारा मन है वो आनंद उल्लास से भर जाता है, अर्थात ऐसे भाव हमारे मन के अंदर जागृत हो जाते हैं जो मधुरता से भरे हैं और हमें मधुरता का आभास होता है। तो माधुर्य गुण का लक्षण है माधुर्य गुण का सीधा संबंध हमारी मधुरता से जुड़ा है, जिससे हमारे हृदय में उल्लास के भाव जागृत हो जाते हैं। अब इसकी एक परिभाषा है, अर्थात इसको जानने पहचानने का तरीका, हम किस प्रकार है वो माधुर्य गुण को पहचान सकते हैं। जो रचनाएं दी गई है उसमें से किस प्रकार हम माधुर्य गुण है वो जान सकते हैं। तो हमने पहले ही इसका गुण के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानते हैं जहां अनुस्वार, ये अनुस्वार का चिन्ह युक्त, इनसे युक्त मधुर वर्णों का प्रयोग हो। अनुस्वार वाले ही युक्त मधुर वर्णों का जहां पर क्या होता है प्रयोग होता है, तथा कठोर वर्ण या ट वर्ण या दीर्घ समासिक पदों, रेफ वर्णों, संयुक्त वर्ण व द्वित वर्णों का अभाव हो। अर्थात दूसरी मुख्यतः बात यह है कि इसमें ना तो कठोर वर्ण होंगे, ना ही ट वर्ण के जो वर्ण है वो सम्मिलित नहीं होंगे। दीर्घ समासिक अर्थात समास किए हुए जो पद होते हैं, बड़े बड़े दीर्घ समासिक पद वो भी नहीं होते हैं। रेफ वर्ण भी नहीं होते हैं। संयुक्त वर्ण जो 2 रूप से संयुक्त वर्ण होते हैं वो भी नहीं होते। द्वित वर्ण अर्थात सम्मान, मैं मान, सम्मान जिसमें मैं मान 2 द्वित वर्ण है, तो वो द्वित वर्णों का भी इनमें क्या रहता है अभाव, अर्थात माधुर्य गुण में ये नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें क्या होगा, तथा श्रृंगार रस, करुण रस व शांत रस की व्यंजना हो। तो माधुर्य गुण में जो रस प्रदान होंगे, जो हम पढ़ेंगे, जिससे हमारे मन में उल्लास के भाव जागृत होंगे, वो कौन कौन से रस होगी। एक तो होगा श्रृंगार रस, दूसरा होगा करुण रस, तीसरा होगा शांत रस की व्यंजना, अर्थात उसमें व्यंजना की गई है, उसे पढ़कर हमें उस भाव को ग्रहण किया है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। निम्न परिभाषा के माध्यम से हमने जान लिया कि माधुर्य गुण किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से गुणों का सार होता है,
उनमें कौन कौन से वर्ण नहीं होते हैं और मधुर वर्णों का इसमें प्रयोग होता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे ये एक रचना है, इसमें बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, अर्थात गोपियां हैं वो बातों के लालच के लिए लाल की मुरली अर्थात श्री कृष्ण की मुरली धरी मतलब धर लेना अर्थात रख ली, लुकाई मतलब छिपा दी। गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से बातों के लालच के कारण अर्थात उनसे बातें करने के लिए उन्होंने उनकी मुरली को क्या कर दिया, छुपा दिया। सो करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए, वो आंखों से क्या कर रही है, इशारे कर रही है मतलब हंस रही है। जब श्री कृष्ण के द्वारा या मांगने पर वो क्या करती है, आंखों में मतलब देन कहे नट जाए तो वो देने के लिए मना कर देती है, अर्थात वो कहती है हमारे पास नहीं है। तो ये रचना पढ़कर इनमें तुरंत पता चलता है कि कौन सा गुण सम्मिलित है। तो इसमें ये मधुर बातों वाला ही गुण है, तो इससे हमें पता चलता है ये माधुर्य गुण है। और रस की बात करते हैं श्रृंगार, इसमें श्रृंगार रस की बात हुई है, करुण रस की और शांत जो बातें हैं वो एकदम शांत रूप में कही जा रही है। तो आगे हम जो गुण पढ़ेंगे वो इनसे विपरीत बातें होंगी, अर्थात उसमें जो गुण हैं वो अलग होंगे। तो दूसरा उदाहरण है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, अर्थात जो श्री कृष्ण को है वो आंखों में बसने की बात कही जा रही है। तो इनमें रचना में क्या है, मधुरता है और श्रृंगार रस की बात हो रही है। मोहनी सूरत सांवरी, मोहनी मतलब अर्थात उनकी सूरत है वो मन को आकर्षित करने वाली है, मोह लेने वाली है। सांवरी सूरत नैना बने विशाल, तो नैन अर्थात आंखें भी हैं वो क्या कर चुकी है, दीर्घ रूप धारण कर चुकी है जो उनको मतलब उनको अपने बसा सके। तो सांवरी सूरत वाले हैं वो उनको क्या करें, मनमोरें। इस प्रकार इन जो रचनाओं के द्वारा हमें मधुरता की बातें हैं वो पता चल रही है, इसलिए ये माधुर्य गुण है। तो माधुर्य गुण से संबंधित जो माधुर्य गुण की जो अन्य विशेषताएं हैं वो हम अब आगे देखेंगे। माधुर्य गुण की जो विशेषता के बारे में हम बात करते हैं, वही किस प्रकार माधुर्य गुण की जो विशेषताएं होती है, अर्थात इनको पहचानने का जानने का एक अच्छा तरीका है। जिस काव्य में मधुर व कोमल शब्दों का प्रयोग होता है, जिस काव्य में मधुर व कोमल शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। समास वाले पद नहीं रहते हैं, अर्थात जो लंबे लंबे दीर्घ वाले समास वाले पद होते हैं, समासिक पद वे नहीं रहते हैं। कठोर उष्म वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है, कठोर जो उष्म वर्ण होते हैं वो इस माधुर्य गुण में प्रयोग नहीं किए जाते, वहां पर माधुर्य गुण होता है। इस प्रकार हमें पहचान के लिए मुख्यतः ये बात में ध्यान रखनी, कठोर उष्म वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सुनने में मधुरता, जिस काव्य को पढ़कर हमें जिस गुण का वास होता है, अर्थात सुनने में मधुरता, रसपेशलता एवं समासहीनता अर्थात समास का अभाव रहता है, या अत्यल्प समासयुक्त या छोटे रूप में समास प्रयुक्त हुए। अनुनासिक, मुख्यतः अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उन वर्णों की क्या होती है, माधुर्य गण में अधिकता, अर्थात अधिक रूप में अनुनासिक जो वर्णों की अधिकता है वो किस में होती है, माधुर्य गुण में। ये भी कई बार है वो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि अनुनासिक वर्णों की अधिकता कौन से काव्य गुण में है, तो वो गुण है आपका माधुर्य गुण। पर माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण है शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस में रहता है। तो माधुर्य गुण ये जो भी है वो बार बार पूछा गया प्रश्न है कि माधुर्य गुण में कौन कौन से रस है वो समाहित होते हैं, तो शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस में रहता है। या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि शांत रस, करुण रस या श्रृंगार, इनमें से तीनों कौन से गुण में समाहित है, तो वो है माधुर्य गुण में। तो इस प्रकार है वो आपको इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों को भी आप ध्यान में रखिए, ताकि
आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए और बार बार है वो इस चीज का दोहरान कीजिए। अब हम बात करते हैं अनुनासिक वर्णों की अधिकता माधुर्य गुण में कहाँ पर रहती है। मंद मंद चटी चाल्यो चेत निशि चंद चारू, मंद मंद चांदनी पसरत लतांते। तो इसमें एक तो बात है कि श्रृंगार रस अर्थात शांत रस की बात तो हो रही है, और दूसरा है वो हम इस रचना को पढ़कर हमारे मन में जो मधुरता का भाव उत्पन्न होता है, या फिर दूसरी बात है अनुनासिक वर्णों की क्या है अधिकता भी है, यहाँ पर भी है, ये रहा यार यहाँ पर है। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं मंद मंद चढ़ी चालियो चेत निशि चंद चारू, अर्थात जो चांद की जो किरणें बिखेरने की जो अब है वो मंद मंद धीरे धीरे क्या है और चेत के महीने के आधार पर आगे वो बढ़ती जा रही है। मंद मंद चांदनी परस लतांते, और चांदनी भी है वो अपनी चमक है वो जगत में चारों ओर मंद मंद रूप में बिखेरी। इन काव्य को पढ़कर हमें क्या प्राप्त हो रही है मधुरता, और अनुनासिक वर्णों की भी क्या इसमें अधिकता है। तो इसमें ना तो कोई समास वाले पद हैं, ये भी आपको मुख्यतः बात ध्यान रखनी है, द्वित्व वर्ण भी नहीं है और संयुक्त वर्ण भी है वो इसमें प्रयुक्त नहीं है। तो जिस समास की जो परिभाषा है जो विशेषता है उनको ध्यान में रखकर ही हमें जो माधुर्य गुण है वो उसको हम पहचान सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके उदाहरणों को हमें अपने जांचने के लिए परखने के लिए देखना चाहिए, ताकि है वो हमारा कंफ्यूज है वो उससे दूर हो सके। तो कल हम है वो बाकी इनके जो ओज गुण और प्रसाद गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर अपने मित्रों को भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।